नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो दूसरे चरण के रण की शुरुआत हो गई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज दूसरे फेज में चुनाव लगातार जारी है। वहीं यूपी के 8 सीटों पर भी आज जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकल रही है और यूपी की 8 सीटों पर, पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। लगातार आप ग्राफिक्स के जरिए एक तरफ जातीय समीकरण देख पा रहे होंगे, क्या जातीय समीकरण है, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कि 8 सीटों के रण में किस पार्टी ने किस प्रत्याशी पर दाव लगाया है। गौतम बुद्ध नगर से लेकर बुलंदशहर, क्योंकि ये तमाम कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आज बीजेपी मजबूती से खुद को रिप्रेजेंट कर रही है प्रत्याशियों के जरिए। तो वही बीजेपी के ऑपोजिशन में इंडिया अलायंस ने भी दमदार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। एक बार 6 अलग अलग जनपदों की पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। बुलंदशहर और मथुरा में लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद, अमरोहा, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की भी आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग चालू हुई है तब से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। चूंकि भीषण गर्मी का असर इस चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लगातार सुबह सुबह जैसे ही वोटिंग चालू हुई लोग घरों से बाहर निकले। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली, मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। फिलहाल आज पश्चिमी यूपी की 8 सीटें जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और फिलहाल ये आप 6 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की तस्वीरें देख रहे हैं। गाजियाबाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। वहीं बुलंदशहर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। मतदान केंद्रों पर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं बागपत में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और धीरे धीरे लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अमरोहा में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं मथुरा में महिलाएं वोट डालने के बाद तस्वीरें खिंचवाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में भी लगातार जो जनता है वो घरों से बाहर निकल रही है। फिलहाल अगर हम दूसरे चरण की इन 8 सीटों पर बात करें तो इन 8 सीटों में जो बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है वो है अमरोहा, क्योंकि अमरोहा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट को उतारा है। हर एक समीकरण को ध्यान में रख के कुंवर सिंह तंवर को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि 2019 में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। और अमरोहा की भी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि मतदान केंद्रों के बाहर फिलहाल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो दूसरा चरण है ये बीजेपी के लिए काफी स्ट्रांग रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 88 में से 50 बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 8+ सीटें बीजेपी के सहयोगी यानी कि एनडीए के खाते में आई थी। वहीं कांग्रेस को 2019 के चुनाव में 21 सीट मिली थी और अन्य को 9 सीटें मिली थी। तो ये फिलहाल जो दूसरा चरण है ये बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग चरण है। अब बीजेपी 2019 के परिणामों को कैसे दोहराती है या उससे बेहतर कैसे करती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इंटर कॉलेज पे जहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की कतारें यहाँ पे जा रही है, आ रही है, मतदान डाल के लोग आ रहे हैं। सुबह से 6:30 बजे से एक मुल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप मतदान करके आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, वोट डाल के आए हैं, वोट डालने भी चाहिए सभी को, जो है कभी कुछ बदलाव भी नहीं। सर, जैसे कि आप आज जो मतदान करके आए हैं, किस उद्देश्य से मतदान करके आए हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से, जो भी नई सरकार आएगी? इसलिए चाहते हैं कि भाई इंसाफ के साथ काम चलता रहे, सबका इंसाफ और सबका। किसी उद्देश्य से आपने आज मतदान किया होगा, क्या कारण है आप बताइए? इसलिए जो है हमारे देश में जो तरक्की हो उस हिसाब से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह है और सुबह से ही मतदान लोग कर रहे हैं। भैया, आप मतदान करने आए हैं, बोलेंगे? मतदान करने आए हैं आप, किस उद्देश्य से मतदान कर रहे हैं? भाई साहब, एक भाई इसलिए कर रहे हैं, भाई कोई से भी आए हमारी तरफ से तो हमारा काम होना चाहिए। किस तरह के काम चाहते हैं आप सरकार? भाई ऐसे भाई साहब भाई अपना रोज चटनी मिल जाए अपना, और क्या खाने को तो दुनिया में रखे तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सुबह से लोग यहाँ पे मतदान कर रहे हैं और आगे भी शाम तक मतदान केंद्र में चलेगा। मतदान केंद्रों के पहुंचने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 6 बजे तक पश्चिमी यूपी की 8 सीटों की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन फिलहाल ये अलग अलग जनपदों की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, क्योंकि आज पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। लेकिन लोकसभा के दूसरे चरण में कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा हो रही है, क्योंकि आज केरल के वायनाड पे भी चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही केरला के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर की भी आज अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र के अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नवनीत राणा, आज इनकी भी परीक्षा है। कोटा से ओम बिरला चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज कोटा में भी चुनाव हो रहे हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, इनकी भी आज परीक्षा होनी है। और मथुरा से अगर कहीं सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी है तो वो है मथुरा। दरअसल लगातार हेमा मालिनी के खिलाफ यही खबरें थी कि इस बार उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया। तो वहीं मेरठ से बीजेपी ने इस बार नए कैंडिडेट को जनता के सामने पेश किया है, अरुण गोविल के तौर पर। तो ये तमाम कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर आज दिग्गजों की अग्नि परीक्षा हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी की बात की जाए, शशि थरूर, नवनीत राणा, ओम बिरला, हेमा मालिनी और अरुण गोविल। ये हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिनकी आज अग्नि परीक्षा होनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। पहले 89 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में बीएसपी उम्मीदवार अशोक भालवी के निधन के कारण फिलहाल मतदान को इस सीट पर स्थगित किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आज 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो अंकित गोस्वामी गाजियाबाद से और राजन सोनकर मेरठ से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम गाजियाबाद के सहयोगी का। देखिए, लगातार सुबह से ही वोटिंग जो है वो जारी है। 7 बजे से लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? हाँ देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू। रुकिए राजन, मैं आपका रुख करूंगी। अंकित, पहले आप तस्वीरें दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप, कैसे किस तरीके से लोग कतारें, उम्रदार लोग भी वोट डालने के लिए सुबह से ही यहाँ पे मतदान केंद्रों पे आ रहे हैं और अपना मतदान डाल रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सीधा राजन का रुख करते हैं। राजन, देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कितनी बड़ी तादाद में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और समय बढ़ेगा भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए मुस्कान, दूसरे चरण का चुनाव जो मतदान है वो शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से सभी मतदाता एक एक करके यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हम थापर नगर स्थित कुछ ही देर में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी यहाँ पर जो है मतदान करने आएंगे अपना। और यहाँ पर देखिए पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी से उनकी आईडी देखी जा रही है और मोबाइल फोन अंदर। जी राजन, रही है, वही जो संख्या है मतदाताओं की वो अभी कम है, क्योंकि सुबह का समय है। लेकिन कुछ ही देर में ये परसेंटेज जो है बढ़ने वाली है और सभी बूथों पर सभी मतदाता जो है मतदान करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 8 सीटों पर हो रहा है और यहाँ पर देखिए ये लाइन में लोग अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मतदान करेंगे और पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है और सभी से पूछताछ की जा रही है। हर बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसी प्रकार के मतदाताओं को परेशानी न हो, विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, क्योंकि डीएम दीपक मीणा का साफ तौर पर कहना है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी अपील। लोग आ जाते हैं, ठीक है, मैं वापस हमारे दोनों सहयोगियों का रुख करूंगी।
नेटवर्क ग्लिच की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब जनता अपने मत का इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकल रही है। लोकसभा के दूसरे चरण के रण का आगाज हो चुका है। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के अगर बात की जाए तो 102 सीटों पर मताधिकार का इस्तेमाल जनता ने किया था और अब दूसरे चरण की बारी है और आज 88 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन बिहार में भीषण गर्मी की वजह से फिलहाल जो वोटिंग का समय है वो शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है और दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। लोगों के मतदान केंद्रों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। तो सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजन लगातार हमारे साथ मतदान केंद्र के बाहर से जुड़े हैं। देखिए राजन, एक बार फिर से वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। राजन, मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। तलाशी भी ली जा रही है कि कहीं मतदान करते वक्त मोबाइल बढ़ा देता हूँ ये बात सही है। तो देखिए आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी लगातार चप्पे चप्पे पर तैनाती जिस तरीके से उन्होंने पुलिसकर्मियों की है उस पर कड़ी निगाह बनाए हुए हैं और साथ ही साथ हर एक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वही इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकले, मत का इस्तेमाल करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें। सीधा रुख करेंगे राजन का। राजन, इलेक्शन कमीशन ने भीषण गर्मी को देखते हुए साफ तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा था कि वो मतदान केंद्रों पर सारे इंतजाम पुख्ता रखे, पानी की व्यवस्था से लेकर अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसके भी इंतजाम किए जाए। तो क्या ऐसी तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं आप मतदान केंद्रों पर देख पा रहे हैं? केंद्र पर मेडिकल टीम के साथ पानी और पानी की व्यवस्था है वो की गई है क्योंकि दोपहर के जैसे चलेगा कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन की तरफ से इस चीज का ध्यान रखा गया है कि किसी भी मतदान में या किसी भी अन्य कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। क्योंकि मेरठ के जो अधिकारी है जिलाधिकारी पटमेड़ा, उनका साफ तौर पर कहना है कि मतदाताओं से लेकर अन्य लोगों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो मेडिकल टीम भी यहाँ लगी हुई है और पानी और पंखे की भी व्यवस्था है। हमारे सामने से बातचीत कर लेते हैं, क्या सोचकर वोट दिया है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इसका। सरकार आए और सबके लिए कुछ ना कुछ करे। ऐसा नहीं है कि खाली गरीबों को देख रही है, मिडिल क्लास है उसके लिए भी करना चाहिए। देश के युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, उस चीज को कैसे देख रहे हैं? अगर आपको रोजगार देना पड़ेगा तो बिल्कुल। और महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा रहने वाला है? महिलाओं के लिए महिलाओं को भी पढ़ाएगा तो ये कितने जितना बच्चा शिक्षित होगा तभी महिलाएं कुछ आगे कर पाएंगी। इस बार मेरठ हापुड़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविंद है, समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा है, बसपा से देवव्रत त्यागी, किसे वोट दिया इसका? ये तो मेरा सीक्रेट है, लेकिन फिर भी हम अपने से उसके साथ है। मैंने तो वैसे तो बीजेपी को ही किया है। हाँ, तो बीजेपी को क्या सोच के दिया, क्या मुद्दा था? ये मुद्दा यही था कि ये देश के लिए सबकी सब एकजुट होकर कर रहे हैं। अब मोदी जी ने जो किया है, सबको कम से कम इकट्ठा तो किया है, उसके बाद वो चाहूंगी कि वो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो बिल्कुल देखिए, भाजपा को जो वोट दिया है, आप मतदाता पा रहे हैं विकास और क्रम और साथ के साथ महिलाओं की सुरक्षा मतदान। अच्छा राजन, जिस तरीके से ये जिक्र किया गया इन महिला वोटर ने किसको वोट दिया इसका उन्होंने जिक्र किया, तो क्या ये समझा जाए कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट दे रही है प्रत्याशी को छोड़ के?
बिल्कुल ये तमाम मुद्दे हैं, चाहे फिर वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे विकसित भारत की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, इन तमाम मुद्दों को सोचते हुए आज जनता जो है महापर्व यानी मतदान का जो पर्व है वो मना रही है, लोकतंत्र का पर्व मना रही है। और इसी मुद्दों को सोचते हुए जो जनता है वो बूथ पर बहुत सारा मतदान कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं तो कुछ जो जनता है वो इस बात को टिकट भी रहे कि हमने किससे कुछ है, हमने कर रहे हैं कि किन मुद्दों को सोचते हुए आज उन्होंने मतदान किया। एक बार फिर जो प्रत्याशी ने बताया, जिस तरीके से मतदाता ने बताया कि हमने किस प्रत्याशी को वोट दिया है, तो तमाम मुद्दे थे, चाहे वो रोजगारी की बात हो, विकसित भारत की बात हो, इन तमाम मुद्दों को सोचते हुए जो महिला मतदाता थी हमारे साथ में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। और एक बार केंद्र देखना चाहती हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजन हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रण बहुत दिलचस्प है यूपी की 8 सीटों का, क्योंकि इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में फतेह हासिल की थी और 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। चूंकि इस बार बसपा के लिए चुनावी मैदान में उतरी है, सपा कांग्रेस एक साथ इंडिया अलायंस के एक छतरी के नीचे चुनावी मैदान में है, तो वही एनडीए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। अब ऐसे में जनता किसकी तरफ जाती है, जनता का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा होता है, फिलहाल इसका जो फैसला है ये 4 जून को आएगा। लेकिन आज जनता घरों से बाहर निकल रही है, अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और लगातार बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और वही पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी चुनाव है। चूंकि बीजेपी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है और यूपी को लेकर एक कहावत है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो वो रास्ता यूपी से होकर जाता है, और यही वजह है कि यूपी में हर एक पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जोर आजमाइश की, चुनावी मैदान में हुंकार भरी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। गौतम बुद्ध नगर से लेकर गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, हर एक लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पहुंचे, जनसभाएं की, ज्यादा से ज्यादा जनाधार बढ़ाने की अपील की। अब ऐसे में लगातार नेताओं के रैलियों और दौरों का असर कितना पड़ता है, क्या इन रैलियों को वोट बैंक में कन्वर्ट करने में नेता कितने कामयाब हुए हैं, फिलहाल ये सवाल बड़ा है। तो अमरोहा से इरशाद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें साझा करें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। इरशाद। हाँ, मतदान केंद्रों पर जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से बराबर जो है वो मतदान करने के लिए लोगों के अंदर उत्साह है और वो जिस तरीके से मतदान का उत्साह देखा जा रहा है, तो हर जो मतदाता है वो अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है मतदान करने के लिए जो पूरी सुबह 7 बजे से लगा हुआ है लाइनों में। और अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और जगह जगह बूथों पर जो है वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो और काफी तादाद में जो है वो अपनी मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और मैं उसका ये भी आपको बता दूं कि अमरोहा लोकसभा में करीब 17,16,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। 12 प्रत्याशियों की किस्मत को आज ईवीएम में वो कैद कर देंगे। देखिए इरशाद, लगातार ट्वीट पर अपील की जा रही है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो क्या इसका असर अमरोहा में देखने को मिल रहा है? हाँ, अमरोहा में इस तरीके का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मतदान का जो परसेंटेज डाउन रहा है, तो उसमें सभी जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी और जो नेता हैं वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि मतदान का जो परसेंटेज जो बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्साह तो है लेकिन अभी पिछले जो चुनाव में जो पहले चरण में जो मतदान हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं एक कम मतदान प्रतिशत देखा गया। तो उसी को देखते हुए बराबर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी लोग अपनी सतर्कता कर रहे हैं और लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए लगातार ये तो अपील की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा वो वाकई एक चिंता का विषय है। और देखिए इरशाद, ये बात भी इतिहास गवाह है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो इसका सीधा सीधा खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा है। तो बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती या मुश्किल की बात है? हाँ मुस्कान, ये बिल्कुल सही बात है। जब जब परसेंटेज डाउन हुआ है, जिस जिस चुनाव में परसेंटेज डाउन रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर अमरोहा में आए हैं। अमरोहा में वो बराबर इस चीज की भी अपील भी वो साथ में ये भी करके गए कि आप मतदान करिए, मतदान में जरूर, क्योंकि मतदान अहम है और मतदान अगर आप करेंगे तो अपने मत का प्रयोग करना आपका अपना अधिकार है। और जिस तरीके से देखा गया तो जैसे मतदान की प्रतिशत जैसे डाउन, परसेंटेज डाउन रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पिछले रिकॉर्डों के मुताबिक भी कहीं ना कहीं उसका नुकसान उसे जरूर झेलना पड़ा है। नुकसान बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अमरोहा में लगातार जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, वही जिला निर्वाचन अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, चूंकि कम वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में लगातार देखने को मिला था, जिसके कारण जिला निर्वाचन अधिकारियों की परेशानी तो बड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ पार्टियों की भी मुश्किलें बढ़ी थी, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है तो उसका सीधा सीधा अगर नुकसान या खामियाजा किसी पार्टी को हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुखों को फिर से एक्टिव किया था कि वो लोगों के घरों तक पहुंचे, उनसे अपील करें और उनको एक एक वोट का महत्व बताएं। लेकिन अब इसका असर क्या धरातल पर होगा? फिलहाल ये वोटिंग परसेंटेज जब सामने आएंगे तो शाम तक एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन यूपी के 8 सीटों पर मतदान जारी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 8 सीटें हैं पश्चिमी यूपी की, जहां कई नेताओं के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और फिलहाल अमरोहा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि 2019 में अमरोहा इन 8 सीटों में से एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर बसपा के प्रत्याशी दानिश अली ने जीत हासिल की थी। और इस बार भी दानिश अली चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, चूंकि बसपा की तरफ से मुजाहिद हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन पश्चिमी यूपी का रण दिलचस्प है। वही 2019 की अगर हम बात करें तो जिन 88 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 50 सीटें बीजेपी के पास गई थी, जबकि 8+ सीटें बीजेपी के सहयोगियों के पास गई। कांग्रेस के खातों में 21 सीटें आई और अन्य के खातों में 9 सीटें गई। तो ये पहला चरण बीजेपी के लिए जिस तरीके से कमजोर रहा था, तो अब दूसरा चरण 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग चरण रहा है। अब बीजेपी प्रदर्शन और बेहतर कर पाती है या फिर इन्हीं नतीजों को बरकरार रखने में कामयाब होती है, फिलहाल ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक समीकरण बदले, मुद्दे बदले और दूसरे चरण के चुनाव आते आते तो लगातार मंगलसूत्र की राजनीति भी शुरू हो गई। जहां पहले चरण में मैनिफेस्टो को लेकर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही थी, तो अब दूसरे चरण में विरासत मंगलसूत्र की बातें की गई और विरासत मंगलसूत्र का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरने का काम किया। पित्रोदा के बयान को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी है, उसका असर 2024 के दूसरे चरण में देखने को कितना मिलेगा? फिलहाल इस मुद्दे को जिस तरीके से बीजेपी ने भुनाया है, क्या इस मुद्दे को भुनाने के बाद इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? क्या पित्रोदा का बयान कांग्रेस को डेंट देने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे को भुनाया और जनता के बीच ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि पैतृक संपत्ति को कांग्रेस हड़पना चाहती है अगर वो सत्ता में आती है तो ये तमाम कई ऐसे मुद्दे थे जिसको दूसरे चरण में बीजेपी ने भुनाया और इन दूसरे चरण में लगातार मुद्दे भी बदलते गए। तो 1 घंटे का तकरीबन समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ है, लंबी कतारें हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना भी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले चरण में 60.25% ही जनता घरों से बाहर निकली थी, जबकि पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुए थे। सबसे ज्यादा अगर किसी चरण में चुनाव हुए हैं तो वो है पहला चरण।
और पहले चरण में महज 7.25% का वोट बहुत ही कम रहा था। ऐसे में परेशानियां पार्टियों के लिए बढ़ रही हैं। इसके साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है कि आखिर कैसे वो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। तो पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए थे और दूसरे चरण में भी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए हैं, लेकिन पहले चरण में देश भर में 102 सीटों पर वोट डाले गए थे, लेकिन इस बार 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो बुलंदशहर में आज 2876 पोलिंग बूथों पर डाले जाएंगे वोट। तो लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। 33 जोन 191 सेक्टर्स में बांटा गया निर्वाचन क्षेत्र। तो 33 जोन में निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी है, चूंकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर सेनाओं की भी तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हर एक लोकसभा सीट पर हो सके। और देखिए फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी समेत 50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज। सपा प्रत्याशी समेत 50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सपा नेताओं ने जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और साथ ही साथ 50+ कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक तक हुई। लोकसभा नामांकन में नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके बाद फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फतेहगढ़ में तैनात दारोगा ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का यह पूरा मामला है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी समेत 50 समर्थकों पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद में दूसरे चरण का मतदान शुरू। तो गाजियाबाद में भी दूसरे चरण में मतदान शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग ने मतदान किया। बीजेपी कैंडिडेट अतुल गर्ग ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। गाजियाबाद और मथुरा समेत कुल 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं आपको बताते चले कि कैंडिडेट भी वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से ये अतुल गर्ग की तस्वीरें हैं, जिन्होंने दूसरे चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग ने मतदान किया है। दरअसल इस बार गाजियाबाद से बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर एक नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर वीके सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने अतुल गर्ग पर दाव लगाया है और बीजेपी के प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे होंगे। तो नरसिंहपुर में भी दूसरे चरण का मतदान शुरू। मध्य प्रदेश में भी आज लगातार वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग जारी है। इसी बीच भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपको बताते चले कि नरसिंहपुर के केंद्र पर मतदान किया है। तो नरसिंहपुर में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच
ईवीएम के खराब होने की खबरें भी सुनने को मिल रही है। लगातार ईवीएम के खराब होने की खबरें भी सामने आ रही है, जिसको लेकर मतदान कई जगहों पर बाधित हो रहा है, जिसको ठीक करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में भी आज वोटिंग जारी है। कुल 6 सीटों पर वोट हो रहा है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा सीटों पर आज जनता मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन से हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज जनता मत का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में मतदान केंद्रों की तस्वीरें कैसी है और किस तरीके से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी मुस्कान, सुरक्षा की बात देखी जाती है तो सुरक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे की गई है और बहुत ही लोगों में उत्साह दिख रहा है इस महापर्व पर लोकतंत्र के। और वोटिंग भी बहुत ही अच्छी की जा रही है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे वोटर उपस्थित हैं, उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा वातावरण है, बिल्कुल शांत, कोई किसी प्रकार की किसी वो नहीं हो रही, शांतिपूर्वक बढ़िया मतदान चल रहा है। जी ठीक है, सभी में बहुत ही हर्ष और उल्लास दिख रहा है मैम। मुस्कान, बिल्कुल, देखिए लगातार लेकिन बीजेपी ने हर एक समीकरण पर गौर किया है। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं या फिर लोग प्रत्याशियों का नाम जहन में रख के, उनके काम को जहन में रख के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम, यहाँ पे जहाँ पे जो फीडबैक लिया गया है वहाँ पे कहना लोगों का है कि जहाँ विकास है और काम अच्छे किए जा रहे हैं, बस उनका मत उसी तरफ है जहाँ रुख उनका देखा गया है मेरी तरफ से, कि जहां पे विकास है और काम अच्छा हो रहा है वहीं पे लोग अग्रसर होंगे वोट डालने के लिए। देखिए, लगातार अगर हम पहले चरण की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था और दूसरे चरण में लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर चुनाव आयोग और साथ ही हर एक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे थे कि वो घरों से बाहर निकले। क्या इन अपीलों का असर देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर? बोलेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी ठीक है, वापस आपका हम रुख करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार मतदान केंद्रों के बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। चूंकि वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में काफी कम रहा था, अब दूसरे चरण में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, शाम 6 बजे तक इसकी भी तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी। तो देखिए, लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, लेकिन इसके बावजूद बागपत से खबर है कि वहां पर फिलहाल जो ईवीएम है वो खराब हो गई है, मतदान बाधित हो रहा है और मतदान को बहाल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की जो कतार है वो बढ़ती जा रही है, बड़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो दूसरे चरण का रण है वो शुरू हो चुका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर आज मतदान होना है और लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और आपको साथ ही साथ बताते चले कि 88 सीटों पर आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। कुल 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद
ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर सुबह से वोटिंग जारी है। वही गाजियाबाद के साहिबाबाद से भी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है, जहां इस वक्त ईवीएम के खराब होने की खबर है, जिसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरे चरण के लिए लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि ईवीएम के खराब होने की भी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल ईवीएम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो मतदान है वो फिलहाल बाधित हो रहा है, लेकिन मतदान को दोबारा बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो बेंगलुरु में भी दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। आपको बताते चले कि बैंगलोर में भी आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मतदान किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिनकी तस्वीरें सामने आई है। बैंगलोर के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। जो प्रत्याशी है वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंवर सिंह तंवर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अमरोहा से प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आज मतदान तो बागपत के सिसाना गांव में बूथ संख्या 275 पर ईवीएम के खराब होने की खबर है। बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर है। यूपी की 8 सीटों पर तो गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, अमरोहा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर की आप ये लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरोहा से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर ने भी अपना वोट डाल दिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग ने भी अपना वोट डाल दिया है। वहीं बैंगलोर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मतदान केंद्र पहुंचते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार वो लोगों से यही कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए अपील की है कि आप पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। वहीं बागपत में ईवीएम के खराब होने की भी खबर है। बूथ संख्या 275 पर फिलहाल ईवीएम खराब हो गया है। मतदान बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि मतदान केंद्रों के बाहर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ भीषण गर्मी भी वोटर्स के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। वही दमोह से भी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगी कि आप पहले मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें दिखाएं कि कितनी संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो लगातार बहुत बड़ी
चुनौती बनती जा रही है गर्मी, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं कि आप पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो अपील कर रहे हैं, तो क्या उनकी अपीलों का असर देखने को मिल रहा है? लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने? ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम अपनी टीम से कहेंगे आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें। लेकिन इस बार दमोह में भी समीकरण दिलचस्प है। विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखने वाले राहुल लोधी को बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने तरबर सिंह लोधी को जनता के सामने प्रेजेंट किया है। यहां लोधी वर्सेस लोधी का मुकाबला है, तो दमोह की सीट पर लोधी वर्सेस लोधी का सीधा सीधा मुकाबला है और ये दोनों ही कैंडिडेट एक एक बार एमएलए भी रह चुके हैं। इस सीट को कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने 1989 से यानी कि 1989 से जीत का क्रम शुरू किया, जो लगातार अभी तक जारी है। तो 1989 से फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने लोधी प्रत्याशी को जनता के सामने रखा है। तो यहां पर अब मुकाबला लोधी वर्सेस लोधी के बीच है। लेकिन अब क्या बीजेपी जीत की इस अपनी रवायत को कायम रख पाती है? क्योंकि कांग्रेस ने भी हर एक समीकरण को ध्यान में रखते हुए दमोह से कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। और 35 वर्षों से दमोह की लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। एक वक्त वो भी था जब दमोह कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन समीकरण बदले और समीकरण भी ऐसे बदले कि 35 सालों से लगातार ये सीट बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी लोधी प्रत्याशी को उतारा है, क्योंकि बीजेपी से राहुल लोधी तो वही कांग्रेस से तरबर सिंह लोधी चुनावी मैदान में है। तो अब लोधी वर्सेस लोधी की लड़ाई में किस पार्टी के लोधी को जनता जीत का ताज पहनाती है, इसके लिए लगातार जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। एक बार फिर रुख करेंगे विवेक का, जो हमारे साथ इस वक्त दमोह से लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, दमोह में जो लड़ाई है वो लोधी वर्सेस लोधी के बीच में है, क्योंकि बीजेपी ने जहां एक तरफ राहुल लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी यहां पर एक लोधी वाला कार्ड फेंक दिया है तरबर सिंह लोधी के रूप में। 35 सालों से ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन क्या इस बार यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि तरबर सिंह लोधी का मैजिक चलता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं दमोह लोकसभा में चल रही है, जहां कांग्रेस ने आया है, तो वही भाजपा ने घोषित किया है। और यहाँ पर दोनों ही लोधी समाज से ताल्लुक रखते हैं और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। और सुबह से ही लोकतंत्र का पर्व प्रारंभ हो गया है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से मतदान चालू है। और जहां तक अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए सामियाने लगाए गए हैं, लोगों के बैठने की, पानी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। लेकिन देखिए लगातार विवेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में हारे हुए कैंडिडेट को लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया है, आखिर क्या समीकरण बीजेपी ने यहाँ पर साधने की कोशिश की है? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि दमोह जो क्षेत्र है ये लोधी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर लोधी जाति की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर लोधी कार्ड पार्टी ने खेला है। और जहाँ भाजपा ने राहुल सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी यहाँ तरबर सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है और दोनों के बीच ये कांटे का मुकाबला है। और जहाँ तक बात की जाए तो राहुल सिंह को एक बार पहले भी भाजपा से टिकट मिला था और विधानसभा का, और दूसरी बार उन्हें ये लोकसभा का टिकट उन्हें दिया गया है। और पार्टी का जैसा मानना है कि लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पार्टी को निश्चित तौर पर
देखा जाए तो लोधी वर्सेस लोधी में ये कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं लोधी बाहुल्य देखते हुए ही राहुल सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है और 2 घंटे का वक्त तकरीबन बीत चुका है और लगातार मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, जनता पहुंच रही है, अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। वहीं जहां पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर वोटिंग जारी है तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी लगातार बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर कई प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नवनीत राणा हो, ओम बिरला से लेकर शशि थरूर, हेमा मालिनी और अरुण गोविल की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। तो देखिए लगातार अपील की जा रही है ट्वीट के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर रहे हैं। लगातार आप प्राइम टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर ट्वीट देख पा रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है कि दूसरे चरण के लिए आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों से अपील की है कि आप घरों से बाहर निकलें। वही राहुल गांधी ने लोगों से अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट लगातार सामने आ रहा है, जिन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को समझें। तो ब्रेक के उस पार भी लगातार प्राइम टीवी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हमारे सहयोगी से पल पल के अपडेट लेता रहेगा। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज